नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट इनके बारे में फुल डिटेल से पढ़ लिया था और अब पढ़ेंगे स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स और हिडन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं स्मॉल कैप्स की और ऑल कैप्स की। ये दोनों क्या होते हैं कि कोई भी आपका सेलेक्टेड वर्ड है उनको कैपिटल में कन्वर्ट कर देते हैं, चाहे वो वर्ड स्मॉल में हो चाहे कैसे भी हो, उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर देंगे। अब इनमें फ़र्क देते हैं कि दोनों में क्या फ़र्क है। जो आपका सेलेक्टेड वर्ड है उसको कैपिटल करता है पर साइज़ थोड़ी छोटी रहती है, और ऑल कैप्स क्या करता है कि जो भी आपका सेलेक्टेड वर्ड है उसको कैपिटल तो कर देगा पर उसकी साइज़ स्मॉल कैप से थोड़ी बड़ी रखेगा। जैसे मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। मान लो मैंने ये लाइन मैंने सेलेक्ट कर ली, इसके बाद में हम इसको स्मॉल कैप्स पर क्लिक करते हैं। जैसे एक बार क्लिक करेंगे, देखो नीचे यहाँ पर प्रीव्यू में देख सकते हैं आप, ये ऑन द इंसर्ट टैब द गैलरीज इंक्लूड आइटम डेट आर डिज़ाइन टू, ये लिखा हुआ है। अब जैसे हम इसको ओके करेंगे तो देखिए जो स्मॉल में था वो सभी कैपिटल में कन्वर्ट हो गया और इस तरह से लिखा हुआ आ गया। एक बार फिर सेलेक्ट करते हैं सेकंड वाली लाइन को, फ़ॉन्ट में जाते हैं और ऑल कैप्स पर क्लिक करते हैं, ओके करेंगे। अब देखिए दोनों में फ़र्क, ये स्मॉल कैप्स है जिसके अंदर कैपिटल तो हो गया पर साइज़ छोटी है, और ये ऑल कैप्स है इसमें भी कैपिटल हो गया पर साइज़ बड़ी है। इन दोनों में यही डिफरेंस है। मैं दोबारा एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे मैं ये गैलरी सेलेक्ट करता हूँ और इस पर स्मॉल कैप्स फंक्शन यूज़ करता हूँ। जैसे मैं ओके करूँगा ये गैलरी इस टाइप की हो जाएगी, और नीचे वाली गैलरी को सिलेक्ट करता हूँ और इसमें ऑल कैप्स को सिलेक्ट करके ओके करता हूँ तो बड़ा दिखेगा। देखिए ये है आपका गैलरी स्मॉल कैप्स और ये है ऑल कैप्स। तो इन दोनों के अंदर आप समझ ही चुके होंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हम जो भी नया वीडियो डालें तुरंत आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो जाए। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका हिडन। हिडन क्या करता है कि कोई भी लाइन है या कोई भी आपका वर्ड है, कुछ भी है, उसको छुपा देता है। तो इसका यूज़ कैसे करते हैं और इसको वापस कैसे ढूंढते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले तो मैं ये पिक्चर है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। कलर भी इसका चेंज कर देते हैं। जैसे मान लो पिक्चर्स है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद में फ़ॉन्ट पे जाता हूँ और हिडन पर क्लिक करता हूँ। और देखो आप पिक्चर लिखा हुआ है प्रीव्यू के अंदर, और मैंने हिडन पर क्लिक कर दिया और जैसे ओके करूँगा तो देखिए यहाँ से हिडन गायब हो चुका है। अब हम कैसे पता लगाए कि हिडन फंक्शन कौन सी लाइन में या कौन से पैराग्राफ में यूज़ हो रहा है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे मैंने फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया, फिर फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में जाएंगे। फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में जाने के बाद ये हिडन लिखा हुआ है, हिडन के देखिए ये चेक बॉक्स है, ये भरा हुआ है, मतलब इसके अंदर कोई ना कोई वर्ड छिपा हुआ है। तो वापस उस वर्ड को लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर 2 बार क्लिक, अब राइट का निशान आ गया, राइट का निशान आने के बाद फिर एक बार क्लिक करेंगे। अब देख चेक बॉक्स में कुछ भी नहीं है, पूरा खाली है। यह करने के बाद हम इसको ओके दबा देंगे। जैसे ओके दबाएंगे देखिए पिक्चर आपका छुपा हुआ था ये वापस आ गया है। एक बार दोबारा बताता हूँ आपको। जैसे होम है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, कलर करता हूँ। जैसे होम है, होम को मैंने सेलेक्ट कर लिया, फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में जा रहा हूँ और हिडन पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे हिडन पे क्लिक करूँगा देखो यहाँ प्रीव्यू में शो हो रहा है होम, और जैसे मैं हिडन पे क्लिक करूँगा ओके करते यहाँ से ये होम गायब हो गया, मतलब हिडन हो गया। अब जैसे मेरे को उसको वापस लाना है या पता लगाना है कि हिडन है या नहीं है, तो जैसे सेकंड लाइन है, मैं डायरेक्ट लाइन से बता देता हूँ इस बार। या तो आप लाइन से भी चेक कर सकते हो या पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लो, कैसे भी कर लो। या तो आप लाइन सेलेक्ट कर लो अगर आपको लाइन का पता है, या फिर
पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लो। जैसे मैंने सेकंड लाइन सेलेक्ट कर ली। अब जैसे मैं फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में जाऊँगा, देखिए ये हिडन यहाँ पे एक चेक बॉक्स है, ये भरा हुआ है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ छिपा हुआ है। तो इसमें मैं 2 बार क्लिक करना है, एक बार राइट का निशान आएगा, फिर एक बार क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल प्योर खाली है। जैसे मैं ओके करूँगा, होम छुपा हुआ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, फ़ॉन्ट में हमारा इफ़ेक्ट्स कंप्लीट हो गया था और अब हम एडवांस के बारे में पढ़ेंगे। फ़ॉन्ट के एडवांस में स्केलिंग और पोजीशन 2 ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि स्केल क्या होती है। जैसे मान लो ये आपका कोई वर्ड है इंक्लूड, तो ये इस टाइम में 100% स्केल पे है। अगर हम स्केलिंग को बढ़ाएंगे या छोटा करेंगे, मतलब 100% से ऊपर ले जाएंगे, जैसे 110, 120, 150, तो ये क्या करता है कि जो ये साइज़ है ना, ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी, पर इनके कैरेक्टर के बीच में जो गैप है वो फिक्स रहेगा इसके अंदर। और अगर हम स्केलिंग को छोटा करते हैं तो ये जैसे इंक्लूड है, तो इनके कैरेक्टर की बीच की जगह तो सेम रहेगी, पर ये वर्ड छोटा हो जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। मैंने इंक्लूड सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे मैं अभी भी देखो फ़िलहाल 100% है, जैसे मैं इंक्लूड पे सेलेक्ट करूँगा, स्केल बता रहा है कि 100% है। अब मैं इसे 150% पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए प्रीव्यू के अंदर ये थोड़ा बड़ा हो गया। जैसे मैं ओके करूँगा, देखो इसकी साइज़ बढ़ गई है। अब जैसे डेट है, डेट को मैं सेलेक्ट करता हूँ और 100 से कम पे लाता हूँ। जैसे मैंने 50% किया और जैसे मैं ओके करूँगा, अब देखिए डेट है, इनके बीच के जो कैरेक्टर स्पेस है जो बिल्कुल पास पास आ गए और इंक्लूड के अंदर दूर दूर हो जाएंगे। इस तरह स्केल को यूज़ लेते हैं। जैसे मैं डॉक्यूमेंट पर क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, फ़ॉन्ट में गया और एडवांस में गया, तो इस समय डॉक्यूमेंट की स्केल है, साइज़ है, वो है 100%। अब इसको मैं कम ज़्यादा करूँगा, जो 200% पे करता हूँ, तो देखिए प्रीव्यू के अंदर यहाँ पर साइज़ थोड़ी बड़ी हो जाएगी। और कम करता हूँ, जैसे मान लो 33% ही करता हूँ, तो बिल्कुल पास पास आ जाएंगे, मतलब एक बड़ी दूसरे बड़ी छोटा भी हो जाएगा और प्लस पास पास आ जाएगा। तो वापस इसे मैं 100% पे कर देता हूँ। इसके बाद में सेकंड ऑप्शन है स्पेसिंग। स्पेसिंग के अंदर 2 ऑप्शन आते हैं, एक्सपेंडेड और कंडेंस्ड। अब ये क्या काम आते हैं, इनके बारे में देखते हैं। जैसे मैंने डॉक्यूमेंट वर्ड सेलेक्ट किया हुआ था हमारे पहले से, तो मैं एक्सपेंडेड पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद जैसे ओके करूँगा मैं, तो देखिए जो बीच की जो डॉक्यूमेंट है, जो कैरेक्टर है, जैसे DOCUMENT, तो बीच की जगह का स्पेस थोड़ा बढ़ गया। एक्सपेंडेड का मतलब होता है कि जो आपके जो कैरेक्टर है, वर्ड के अंदर कैरेक्टर है, उनके बीच की जगह बढ़ जाती है और इस जगह को हम अपने अनुसार भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट मैंने सेलेक्ट कर रखा है, फ़ॉन्ट पे गए, एडवांस में गए और एक्सपेंडेड के आगे देखो कुछ लिखा हुआ है BY। तो इस समय जो अपना वर्ड है, इस समय जो वर्ड है डॉक्यूमेंट्स, तो उसके बीच में जो कैरेक्टर साइज़ के बीच में जो गैप है वो 1 PT है। हम चाहे तो इसे कितना ही बढ़ा सकते हैं, जितना बढ़ाएंगे उतना बीच में जगह बढ़ती जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर 3 PT करता हूँ, उसके बाद जैसे मैं ओके करूँगा, तो देखिए इनके बीच में जगह और ज़्यादा बढ़ गई। जैसे मैंने चूजिंग को मैंने सेलेक्ट किया, फ़ॉन्ट में जाता हूँ, फ़ॉन्ट में जाने के बाद में एडवांस के बाद में स्पेसिंग के अंदर एक्सपेंडेड के बाद में जैसे 1 PT लिखा हुआ है। तो अगर यहाँ पे मैं जो भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे 1 2 3 4 4.5 जो भी पूछे उसके अनुसार आप नंबर डाल दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे 5 PT करता हूँ, तो 5 टाइप करके आप ओके कर दीजिए। तो इनकी भी जो कैरेक्टर है, जो भी वर्ड है, उसके कैरेक्टर के बीच में जो भी जगह है वो 5 PT आपकी स्पेस बढ़ जाएगी। इसके बाद में जो सेकंड ऑप्शन आता है वो है कंडेंस्ड। ये क्या करता है, जैसे एक्सपेंडेड तो जो कैरेक्टर की बीच की जगह है उसको दूरी बढ़ाता है और ये जस्ट इसके अपोजिट करता है, जो भी आपका वर्ड है उनके बीच की दूरी को पास पास लाएगा। जैसे
मैं कोई वर्ड सेलेक्ट करता हूँ। जैसे मैंने पिक्चर्स सेलेक्ट किया, फ़ॉन्ट में जाना है एडवांस, एडवांस के बाद में स्पेसिंग के अंदर कंडेंस्ड में जाना है। मैंने क्लिक कर दिया। इसके बाद में इसके आगे देखो वही सिस्टम इसके अंदर है। अगर मैं एक पीटी की जगह 2 पीटी करता हूँ, मैंने 2 टाइप किया और जैसे मैं ओके करूँगा, देखिए जो ये बड़ी फीचर्स था उसके बीच में जो कैरेक्टर में बीच में गैप था वो बिल्कुल पास पास आ गए। ये दूसरा एग्जांपल देता हूँ। जैसे डॉक्यूमेंट है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, फ़ॉन्ट में गया और नो स्पेसिंग के अंदर कंडेंस्ड में गया। अब जैसे ये 1 पीटी है, अगर अपन कम पास लाना चाहते हैं तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए थोड़ा पास पास आ गए। मतलब पहले कैसे थे, पहले ऐसे थे और अब कैसे हो जाएंगे। फ़ॉन्ट में गया, कंडेंस्ड में गया और ओके कर दिया और ये पास पास आ गए। देखिए डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल पास पास आ गए। तो आप समझ ही चुके होंगे। मतलब नॉर्मल में तो बिल्कुल नॉर्मल साइज़ होती है, जो आपकी स्केल को भी बर्ड होता है वो 100% होता है। अगर हम एक्सपेंडेड में जाएंगे तो करेक्टेड के बीच की साइज़ बढ़ जाती है और कंडेंस्ड में जाएंगे तो उनकी साइज़ मर्ज हो जाती है। इसके बाद में बात करते हैं पोजीशन का। पोजीशन में भी आपके 2 ऑप्शन हैं, एक तो है रेस्ट, एक है लोअर्ड। जैसे मैंने कोई वर्ड सेलेक्ट किया डायग्राम्स, इसके बाद में मैं जाता हूँ पोजीशन पे, रेस्ट पे क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ। तो देखिए ये क्या है कि लाइन से ऊपर उठकर और ऊपर की तरफ आ जाता है। जैसे डायग्राम था, ये एज इट इज़ लाइन से थोड़ा ऊपर उठ जाता है और इसको हम मैन्युअल और ज़्यादा ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने यू को सिलेक्ट कर लिया, फ़ॉन्ट में गए, एडवांस, पोजीशन, रेस्ट पे क्लिक किया और ये बाय डिफ़ॉल्ट 3 पीटी लिखा हुआ आता है। तो मैं इसे मान लो जैसे मैं 5 पीटी करता हूँ, 5 पे क्लिक किया मैंने और जैसे मैं ओके करूँगा तो ये 5 पीटी ऊपर की तरफ साइज़ इसकी बढ़ जाएगी। ये थोड़ा 5 पीटी ऊपर की तरफ चला जाएगा और मैं इसे और भी ज़्यादा करता हूँ। जैसे यू है, मैंने सेलेक्ट कर लिया, 5 की जगह मैं यहाँ पे 10 करता हूँ और जैसे मैं ओके करूँगा तो देखिए ये 10 पीटी ऊपर चला गया। इसके अपोजिट जैसे मैं डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करता हूँ, जो लोअर्ड है, नाम से आपको समझ में आ रहा, लोअर यानी नीचे है, मतलब कोई भी लाइन है उसका बेस है उससे नीचे की तरफ चला जाएगा। जैसे मैं लोअर पे क्लिक करता हूँ, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट 3 पीटी है, तो जैसे मैं ओके करूँगा अब देखिए ये लाइन के नीचे आ गया। जैसे मान लो ये चार्ट्स है, फ़ॉन्ट पे जाता हूँ, पोजीशन में लोअर्ड और यहाँ पे जैसे मान लो मैं 10 पीटी टाइप करता हूँ और जैसे मैं ओके दबाऊँगा तो चार्ट्स 10 पीटी नीचे आ गया। तो दोस्तों आपको एक कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, जैसे यहाँ पे सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट ये भी यही काम करते थे, तो इनमें और इसमें क्या डिफरेंस है। तो इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मान लो कैन है, कैन को मैंने सेलेक्ट किया और मैंने सबस्क्रिप्ट पे दबाया तो ये क्या होता है कि छोटा होके और नीचे की तरफ आ गया, इसकी साइज़ भी छोटी हो गई और नीचे की तरफ आ गया। और चेंज है, इसको सुपरस्क्रिप्ट पे दबाता हूँ मैं तो ये छोटा होके ऊपर चला जाता है। मतलब एक तरह से स्क्वायर होता है उसकी तरह ये शो होता है। लेकिन पोजीशन के अंदर क्या होता है कि रेस्ट और लोड के अंदर आपकी जो लाइन है उसमें जो भी वर्ड है उसकी साइज़ चेंज नहीं होगी, वो जस्ट लाइन के ऊपर या नीचे आ जाएगी और हम इसे मैन्युअली कम ज़्यादा अपने अनुसार जितने भी पीटी अप कर सकते हैं ऊपर नीचे तो उस अनुसार अपन कर सकते हैं। लेकिन सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट में फिक्स है, जो भी वर्ड हम सेलेक्ट करते हैं तो जो इनकी पोजीशन है वो बिल्कुल फिक्स रहेगी और लोअर और रेस्ट में अपन मैन्युअली ऊपर नीचे कर सकते हैं जितनी अपन
साइज चाहे। फ़ॉन्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब हम स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ में कुछ ऑप्शन होते हैं। पैराग्राफ में फर्स्ट ऑप्शन है बुलेट्स का और सेकंड है नंबरिंग का और थर्ड है मल्टी लेवल लिस्ट का। अब ये क्या होते हैं? सबसे पहले बात करते हैं बुलेट्स की। बुलेट्स के अंदर क्या होता है कि कुछ विशेष चिन्ह होते हैं। इसका यूज़ कैसे करते हैं कि कोई भी पैराग्राफ है उसकी शुरुआत में हम विशेष चिन्हों का यूज़ करते हैं। और नंबरिंग के अंदर क्या होता है कि कोई भी पैराग्राफ है या कोई भी लाइन है तो उससे पहले कोई भी नंबर हो विशेष, जैसे 1 2 3 या फिर ABCD या फिर छोटी ABCD या रोमन संख्या में, जैसे भी हो हम उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम बुलेट्स का यूज़ करना देखते हैं। बुलेट्स के अंदर क्या होता है विशेष चिन्ह होते हैं, जैसे ये टिक वाले, ऐसे अलग तरीके के, जैसे गोला हो गया, ये राउंड गोला हो गया, ये चौकोर हो गया, ऐसे अलग तरह के बहुत सारे चिन्ह होते हैं। जैसे मान लो मैंने 3 पैराग्राफ इनको सेलेक्ट कर लिया और मैं कोई भी चिन्ह ले लेता हूँ। जैसे मान लो ये वाला मैंने चिन्ह ले लिया। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा, पैराग्राफ के स्टार्ट में ये विशेष चिन्ह होते हैं और ये आ गए। जैसे टेम्पलेट है, जैसे मैं एंटर दबाऊँगा तो अपने आप ही आगे चिन्ह आ जाएगा। और इसके अंदर जैसे मैं कुछ भी टाइप करूँ फिर मैं एंटर दबाऊँगा तो चिन्ह आ जाएगा। इन चिन्ह में चेंज भी कर सकता हूँ मैं, जैसे मैं चाहूँ वो चिन्ह ले सकता हूँ। अगर मैं अब मैं आगे से कुछ टाइप करना चाहता हूँ और चिन्ह को उठाना चाहता हूँ तो इसमें 2 बार क्लिक कर देंगे। जैसे 2 बार क्लिक करूँगा मैं, ये चिन्ह हट गए। अब इसमें कुछ भी टाइप कर सकते हैं। फिर मैं एंटर दबा रहा हूँ और चिन्हों का यूज़ कर रहा हूँ। जैसे मैंने मान लो ये वाला चिन्ह ले लिया, इसके बाद मैं कुछ भी टाइप करूँगा फिर एंटर दबाऊँगा। तो इस प्रकार से इन चिन्ह का यूज़ होता है। इसके बाद में बात करते हैं नंबरिंग की। नंबरिंग के अंदर क्या होता है कि कोई भी फॉर्मेट में हम नंबरिंग चूज कर सकते हैं, जैसे ABCD में या 1 2 3 में या रोमन संख्या में, जो भी हम चाहें। जैसे मान लो मैं ABCD में सेलेक्ट करता हूँ, तो जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ देखिए यहाँ पर ABCD तक आ गया। अब टेम्पलेट का जैसे मैं एंटर करूँगा तो अपने आप D आ जाएगा। और जैसे मैं टाइप करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ तो E लिखा हुआ जाएगा। जो नंबर है जैसे ABCD तो D के बाद में E आ जाए, के बाद में F आ जाएगा, यानी एक एक नंबर अपने आप बढ़ता रहेगा। अगर मैं इसे हटाना चाहूँ तो वही प्रोसेस है, 2 बार हम एंटर दबा देंगे तो वहाँ से नंबरिंग कट जाएगी और आगे से हम जो भी टाइप करें वो टाइप कर सकते हैं। फिर एंटर दबाऊँगा मैं, जो भी हम यूज़ करें वो कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट के अंदर क्या होता है कि विशेषणों का यूज़ भी होता है और नंबर्स का भी यूज़ होता है। जैसे मैं कोई भी एक चीज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मान लो ये वाला मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये फॉर्मेट सेलेक्ट कर लिया मैंने, तो ये वाला चिन्ह आ गया। अब जैसे मैं इसमें कुछ भी टाइप करता हूँ, जैसे मैंने लिखा इंडिया, और जैसे मैं एंटर दबाऊँगा तो नीचे वही चिन्ह आ गया। पर मेरे को मल्टी लेवल लिस्ट के अंदर क्या होता है, दूसरा चिन्ह लाने के लिए अपने को एक बार टेप दबाना पड़ेगा। मैं जैसे एक बार टेप दबाऊँगा तो दूसरा चिन्ह आ गया। फिर मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ, जैसे राजस्थान मैंने टाइप कर दिया। फिर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए वही चिन्ह आ गया। पर मैं इसके अंदर और जाना चाहता हूँ तो फिर मैंने एक बार टेप यूज़ किया, फिर देखिए अलग चिन्ह आ गया। अब इसके अंदर मैं लिखना चाहता हूँ जयपुर, फिर मैं एंटर प्रेस करता हूँ और जयपुर के अंदर भी कुछ लिखना चाहता हूँ तो मैंने फिर टेप यूज़ किया। तो इसके अंदर जैसे मैंने लिखा शाहपुरा तहसील है। फिर इसके बाद मैं शाहपुरा के अंदर भी कुछ लिखना चाहता हूँ तो मैंने टाइप किया शाहपुरा। अब इसको बैक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बैक स्पेस यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मैं एक बार बैक स्पेस दबाया तो ये वाला चिन्ह आ गया, फिर दोबारा दबाया तो ये चिन्ह आ गया और स्टार्टिंग में जाने के लिए ये आ गया। अब जैसे इसके अंदर मैं दूसरा लिखता हूँ, जैसे मान लो नेपाल लिखा मैंने, फिर मैं एंटर दबाऊँगा तो वही चिन्ह आएगा। फिर एक बार मैं अगर टेप दबाता हूँ तो नेक्स्ट उससे वाला अगला चिन्ह आ जाएगा। तो इसके अंदर कुछ भी मैंने टाइप किया, फिर मैंने एंटर प्रेस किया। अब इसके अंदर भी कुछ लिखना चाहता हूँ मैं, तो इस प्रकार से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। मतलब दोनों प्रकार से यूज़ कर सकते हैं कि विशेष चिन्ह का भी यूज़ होता है, मल्टीपल का यूज़ होता है। जो भी फॉर्मेट चाहे अपन उस फॉर्मेट में अलग अलग फॉर्मेट आपके हेडिंग वाले कुछ इनमें जो भी सिलेक्ट करेंगे उस प्रकार से अपन कोई भी पैराग्राफ, उसको ये पैराग्राफ है, लाइन
उसके पहले हम विशेष चिन्हों का या नंबर्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डिक्रीज इंडेंट की और इंक्रीज इंडेंट की। ये दोनों क्या करते हैं कि एक एक टैब को आगे पीछे करते हैं। जो भी आपका पैराग्राफ है उसको एक टैब आगे की तरफ बढ़ाते हैं और एक टैब पीछे की तरफ बढ़ाते हैं एक बार क्लिक करने पर। जैसे मान लो कोई भी पैराग्राफ है उस पर आप कहीं भी कर्सर छोड़ दीजिए। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कर्सर छोड़ दिया, उसके बाद मैं इंक्रीज इंडेंट पर क्लिक करता हूँ तो देखिए एक टैब मतलब आधा इंच ये राइट साइड की तरफ बढ़ेगा। फिर मैं क्लिक करता हूँ तो आधा आधा इंच बढ़ता जा रहा है मतलब ये। और जैसे मैं डिक्रीज इंडेंट पर क्लिक करूँगा तो पीछे की तरफ वापस आधा आधा इंच मतलब एक टैब साइज में ये अपने आप आता जाएगा एक बार क्लिक करने पर। जैसे सेकंड पैराग्राफ में मैं कहीं भी कर्सर छोड़ रहा हूँ, उसके बाद में जैसे मैं यूज़ करूँगा इंक्रीज इंडेंट का तो एक एक बार ये एक एक टेप मतलब आगे बढ़ता जाएगा और डिक्रीज में वापस वही पे आ जाएगा। इस प्रकार इसका यूज़ होता है। इसके बाद हम बात करते हैं इंडेंट की। देखो यहाँ पे डमरू वाला निशान आपको दिख रहा होगा, इसके बारे में मैं आपको अब बताता हूँ। इसके बारे में पूरी डिटेल इसका यूज़ कैसे करते हैं। हम जैसे यहाँ पे एरो के लेके जाएंगे तो फर्स्ट लाइन इंडेंट लिखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये पूरा पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ, इसके अब ऊपर हमने कहीं भी कर्सर को छोड़ दिया और जैसे हम इस ऊपर वाले जो फर्स्ट लाइन इंडेंट है मतलब ऊपर वाले को एक बार क्लिक करके और जैसे हम इसको आगे खिसकाएंगे तो ये क्या करता है कि जो फर्स्ट लाइन है उसी को आगे पीछे करता है और बाकी का जितना ही पैराग्राफ की लाइन है उनको फिक्स रखेगा, मतलब उसको हिलाएगा भी नहीं, वो वही की वही यथावत रहेगी और केवल फर्स्ट लाइन को ही आगे पीछे करेगा। जैसे देखिए मैं यहाँ पे लाता हूँ तो देखिए फर्स्ट लाइन आगे पीछे हो रही है, वापस लाऊंगा लेकिन बाकी की बची हुई 3 लाइनें वो वही की वही फिक्स है। देखिए आप, मतलब ये डमरू है उसको ऊपर वाला ये ऑप्शन वापस मैं शुरू से ला देता हूँ। इसके बाद में नीचे वाला है, इसको बोलते हैं हैंगिंग इंडेंट। ये क्या करता है कि फर्स्ट लाइन को छोड़कर बाकी की नीचे की लाइन है उनको आगे पीछे करता है। इसमें फर्स्ट लाइन तो फिक्स रहेगी और बाकी की नीचे वाली लाइनें आगे पीछे हो जाएगी। जैसे ये फर्स्ट पैराग्राफ है, इसमें मैंने कहीं भी कर्सर को छोड़ दिया, अब मैं नीचे वाले को खिसका रहा हूँ। मैं जितना खिसकाऊंगा देखिए फर्स्ट लाइन तो फिक्स हो गई और बाकी के नीचे का जो भी पैराग्राफ की लाइन है वो आगे पीछे हो रही है। देखो जैसे मैं इधर लाता हूँ इसको, जैसे मैं आगे पीछे कर रहा हूँ, इस प्रकार से इसका यूज़ करते हैं। इसके बाद में थर्ड है लेफ्ट इंडेंट। ये नीचे नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा है लेफ्ट इंडेंट। ये क्या करता है, जैसे फर्स्ट पैराग्राफ है तो जिस पैराग्राफ पर कर्सर रहेगा उसी पर इफेक्ट करेगा ये। जैसे ये क्या करता है, सभी लाइनों को लेफ़्ट की तरफ लेके जाएगा, लेफ़्ट साइड के अंदर। जैसे मैं इसका यूज़ करता हूँ तो देखिए पूरा जो पैराग्राफ उसको लेफ़्ट साइड लेके जाएगा। हम जितना चाहें उतना ले जा सकते हैं इसको बोलते हैं लेफ़्ट इंडेंट। अब इसके बाद में लास्ट ऑप्शन होता है आपका राइट इंडेंट। यहाँ पे देखिए कोने के अंदर इसे बोलते हैं राइट इंडेंट। ये क्या करता है कि जिस पैराग्राफ पर आपका कर्सर है उस पैराग्राफ को राइट साइड में मूव करेगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब देखिए पूरे पैराग्राफ को एक साथ राइट साइड में मूव करेगा। इस प्रकार से इसका यूज हम करते हैं। एक बार मैं फिर बता देता हूँ। ये ऊपर वाला इंडेंट है, इसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट। ये क्या करता है कि फर्स्ट लाइन को ही आगे पीछे करेगा, बाकी पूरे पैराग्राफ को फिक्स रखेगा। जैसे मान लो सेकंड पैराग्राफ है, यहाँ पे मैंने कर्सर को छोड़ रखा है और जैसे मैं फर्स्ट लाइन इंडेंट को मैं आगे पीछे ले जाऊँगा तो देखो फर्स्ट लाइन ही आगे पीछे होगी, बाकी का फिक्स रहेगा। और इसके बाद में है हैंगिंग इंडेंट, और ये क्या करता है फर्स्ट लाइन को फिक्स रखेगा, बाकी की जितनी भी लाइन है उसको आगे पीछे करता है। और नीचे है लेफ्ट इंडेंट। ये सभी लाइनों को एक साथ आगे पीछे
करेगा ये पैराग्राफ की जितनी भी लाइनें हैं टोटल पूरा पैराग्राफ को एक साथ लेफ्ट करेगा। और राइट इंडेंट क्या करता है कि एक साथ जितनी पैराग्राफ अपना राइट साइड में इंडेंट करेगा। इस प्रकार से हम इंडेंट का यूज़ करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अलाइनमेंट की। अलाइनमेंट में आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लेफ़्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। अब ये क्या काम आते हैं? जैसे मान लो ये मैंने पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें लेफ़्ट अलाइनमेंट रहता है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए जो आपका ये स्टार्टिंग है वो हमेशा लेफ़्ट साइड से होगी। और जैसे ही ये आपका सेलेक्ट वर्ड है और मैं राइट साइड से स्टार्ट करता हूँ तो इसका जो एंडिंग पॉइंट है वो देखिए राइट में आ गया इस प्रकार से। और अगर मैं इसको इस लाइन को मैं सेंटर में स्टार्ट क्लिक करता हूँ तो देख फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो गई, सेकंड थर्ड हो गई और चौथी लाइन जो कि इस सेंटर में जाके ख़त्म हो रही है। और इसमें सबसे मेन इम्पोर्टेंट है ये जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या करता है कि जो भी आपका पैराग्राफ है उसमें लेफ़्ट और राइट साइड दोनों साइडों को बिल्कुल फिक्स बराबर कर देता है। चाहे इनके बीच में जो भी मतलब वर्ड्स होते हैं उनकी साइज़ को बढ़ा देता है या कम कर देता है इस प्रकार से, ताकि ज़्यादा आकर्षक दिखे। इसलिए इसका यूज़ ज़्यादा होता है। जैसे न्यूज़पेपर या कोई भी हम बुक लिखते हैं उनके अंदर इस चीज़ का ज़्यादा यूज़ होता है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं सॉर्टिंग की। सॉर्टिंग क्या करता है कि जो भी आपका अल्फ़ाबेट है, जो भी सिलेक्टेड वर्ड में अल्फ़ाबेट है उसको न्यूमेरिकल सॉर्ट करता है। मतलब जैसे अल्फ़ाबेट में ABCD स्टार्ट होता है तो ABC स्टार्ट असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। अगर हमें उल्टा लेना हो यानी Z से लेना हो, Z Y X ऐसे लेना हो तो ये क्या करता है डिसेंडिंग ऑर्डर में सेलेक्ट कर देता है। जैसे मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। ये मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, इनको कंप्लीट में सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में सॉर्टिंग में जाता हूँ। सॉर्टिंग के बाद में जैसे मैंने टोटल सेट कर लिया। इसके बाद में एक टेक्स्ट है, अभी इसको असेंडिंग ऑर्डर में लेना है। जैसे मैं ओके करूँगा, देखिए ए पहले आ गया अजय, अभी, अजय, अशोक, फिर बी, फिर पी, फिर आर, फिर एस और वी। मतलब जो अपनी अटेंडेंस होती है उसी हिसाब से जो अपने नंबर है उसी हिसाब से आ गए। एक बार फिर बताता हूँ मैं। जैसे मान लो यहाँ पे कोई नंबर है, जैसे 5 2 5 ये आपके कोई नंबर है। अब मैं इन सभी नंबरों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में जैसे मैं सॉर्टिंग का यूज़ करूँगा तो मान लो मेरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको रखना है, मतलब उल्टे क्रम में। जैसे मैं ओके करता हूँ, देखिए 71 पहले आ गया, 8 बाद में आ गया, 7 ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अगर इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में रखता हूँ तो ये जो 2 है ऊपर आ जाएगा, 3 उसके नीचे आ जाएगा। ओके करता हूँ, 2 3 5 5 6 7 इस प्रकार से इसका सॉर्टिंग का यूज़ करते हैं। जैसे मान लो डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना चाहता हूँ, सॉर्टिंग में जाऊँगा, डिसेंडिंग पे क्लिक करूँगा और ओके करते ही ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे। जैसे विजय वी पहले आ गया, फिर एस आ गया, फिर आ गया, फिर आ गया। पहले उल्टा था, अभी पहले ऊपर था, अभी सबसे नीचे आ गया। इस प्रकार से सॉर्टिंग का यूज़ करते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही कोई डाउट हो तो कमेंट भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।